Welcome to द्रोणाचार्य IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. आज है 30 अक्टूबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे. ये न्यूज़ आर्टिकल्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, सो लेट्स बिगिन विद इट. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल एक रेलवे एक्सीडेंट से रिलेटेड है. वेल, इट रेजेस द इशू ऑफ रेलवे सेफ्टी इन इंडिया. ये आर्टिकल इंडिया में बेटर सेफ्टी मेजर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड को हाईलाइट करता है. जब हम इंडियन रेलवेज की बात करते हैं, इंडियन रेलवेज इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड और रोज़ाना ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलियंस ऑफ पीपल इंडियन रेलवेज को यूज़ करते हैं. हालांकि लास्ट 2 डिकेड्स में जो रेलवे एक्सीडेंट्स हैं, जो नंबर ऑफ डिरेलमेंट्स हैं, ये ड्रास्टिकली डिक्रीज हुई हैं, बट स्टिल हम आए दिन कोई ना कोई मेजर रेलवे एक्सीडेंट की खबर देखते हैं. इसी साल की बात करें तो 5 से 6 मेजर एक्सीडेंट्स आपको भी याद होंगे और आज हमारे फ्रंट पेज पे एक और रेलवे एक्सीडेंट की खबर सामने आई है. ऑल ऑफ दीज, ये जो लोगों की लाइफ का जो लॉस हो रहा है, इट अगेन हाईलाइट्स, ये बार बार एक रिमाइंडर है कि रेलवे सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है. वो सभी लोग जो रेलवेज को यूज़ कर रहे हैं, उनका सेफ रहना कितना इम्पॉर्टेंट है. एंड देयरफॉर वी नीड अ बेटर सेफ्टी मेजर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडियन रेलवेज. नाउ, रेलवे एक्सीडेंट्स के अगर हम कॉजेज़ देखें तो बहुत सारे कॉजेज़ हो सकते हैं. प्राइमरीली इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा रोल प्ले करता है. इंडियन रेलवेज का जो मेजॉरिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 19th और 20th सेंचुरी में बनाया गया था. हमारा जो प्रेजेंट डिमांड है, जो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स हैं, उसके लेवल तक ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड नहीं हुआ है, जिसकी वजह से एजिंग के कारण, पुअर मेंटेनेंस या फिर कहीं कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, इनकी वजह से जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे ट्रैक्स, ब्रिजेस, ओवरहेड वायर्स, इनमें बहुत बार डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और जिनकी वजह से रेलवे एक्सीडेंट्स होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है. देन ह्यूमन एरर एक बड़ा रोल प्ले करते हैं. हमारा जो रेलवे स्टाफ है वो रेलवेज को ऑपरेट करता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है, कौन से ट्रैक पे कब कौन सी ट्रेन जा रही है. अब यहाँ पे ह्यूमन एरर कैसे आ जाता है? बहुत बार फटीग एक रीज़न है, नेग्लिजेंस एक रीज़न है, या फिर किसी ने कोई सेफ्टी रूल या प्रोसीजर को वो इम्पॉर्टेंस नहीं दी, उसे डिसरिगार्ड कर दिया, जिसकी वजह से कहीं कोई रॉन्ग सिग्नल चला गया, 2 ट्रेनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हो गया. ऐसे चलते भी ह्यूमन एरर्स की वजह से भी हमारे पास रेलवे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. देन सिग्नलिंग फेलियर एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सिग्नलिंग सिस्टम जो है वो ट्रेन्स की मूवमेंट और डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है. बहुत बार इन सिग्नलिंग सिस्टम्स के अंदर टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं, पावर आउटेज हो जाती है, पावर चली जाती है, ह्यूमन एरर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार कोई रॉन्ग ट्रेन किसी गलत ट्रैक पे जा रही होती है और डिफरेंट ट्रेन्स के बीच में कोलिजन हो जाता है. यही रिसेंटली भी हुआ था, जो उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे यही चीज़ हुई थी. रॉन्ग ट्रैक पे ट्रेन आई और आपस में कोलाइड्स हो गई. देन देर इज़ ऑल्सो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग. ऐसे रेलवे ट्रैक क्रॉस रोड्स हैं जहाँ पे बिना किसी बैटरी के या सिग्नल्स के अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग्स हो रही हैं, जो कि ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं. इससे क्या होता है, एक्सीडेंट का रिस्क और बढ़ जाता है. कई कबार व्हीकल्स या पेडेस्ट्रियन नोटिस नहीं करते कि ट्रेन आ रही है, और इन अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की वजह से भी बहुत बार रेलवे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं. ये तो वो मेन प्राइमरी कॉजेज़ थे जिससे कि रेलवे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. अब हमें पता होना चाहिए कि रेलवे सेफ्टी को लेकर अभी तक क्या काम किया गया है. व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स वी हैव टेकन सो फार. सबसे पहले वी शुड नो अबाउट राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष. ये एक सेफ्टी फंड बनाया गया है. ये जो क्रिटिकल सेफ्टी रिलेटेड वर्क हैं, कहीं पे कोई ट्रैक को रिन्यू करना है, कोई सिग्नलिंग प्रोजेक्ट बनाना है, कोई ब्रिज है उसे रिहैबिलिटेट करना है, सेफ्टी से जुड़े हुए वर्क्स को, इस क्रिटिकल एसेट को मेंटेन करने के लिए एक सेफ्टी फंड बनाया गया. रिसेंटली 2017 और 18 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था. इसका नाम है राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष. देन जो हमने बात की, हमें हमारी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है. हमारे जो कोचेज़ हैं, हमारे जो वेगन्स हैं, इनके डिज़ाइन को, इनके फीचर्स को हमें इम्प्रूव करना है. एंड इसीलिए बहुत सारे सेंटर्स ऐसे बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हम इन सबको बोगीज़ को जो है वो मॉडिफाइड कर रहे हैं.
एयर ब्रेक सिस्टम लाया जा रहा है, जो सस्पेंशन डिज़ाइन है इसे इम्प्रूव किया जा रहा है। अच्छा, प्लस देर इज़ ऑटोमेटिक फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम ऑल्सो इन द कोचेस। फिर आपने कवच के बारे में सुना होगा, ये एक इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है कवच। देन हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं इनके लिए लाइटर और सेफर कोचेस को हमें लाना होगा। ऐसे कोचेस जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स हों जिनमें, अच्छा, जिनकी कंस्ट्रक्शन में फायर रिटार्डेंट मटेरियल को यूज़ किया जाए ताकि वो इजीली फायर कैच ना करे, हाई स्पीड पोटेंशियल हो और साथ ही में लॉन्गर सर्विस लाइफ हो। देन अब सर्दियाँ आ रही हैं, वी ऑल नो द फॉगी कंडीशंस स्पेशली इन द नॉर्थ इंडिया। तो ऐसी फॉगी कंडीशंस में नेविगेट करने के लिए वी हैव अ जीपीएस बेस्ड फॉग पास डिवाइस। ये जीपीएस इनेबल्ड होता है जो कि एग्जैक्ट डिस्टेंस बताता है कि आसपास कोई सिग्नल अगर है, कोई क्रॉसिंग अगर आ रही है, कोई और ट्रेन है, उनके बीच में एग्जैक्टली कितना डिस्टेंस है। तो ये जीपीएस बेस्ड फॉग पास डिवाइस जो है वो हेल्प करता है पायलट को टू नेविगेट इन द फॉगी कंडीशंस। देन वी ऑल्सो वॉन्ट कि हमारे जो ट्रैक्स हैं, जो ब्रिजेस हैं, ये स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल बनाए जाएं, इन्हें अपग्रेड किया जाए। एंड देन अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ करके जो हमारे पास डिफेक्टेड या फिर जो फ्लॉज हैं रेलवेज़ में, चाहे कहीं पे कोई रेलवे ट्रैक पे कोई क्रैक है, कोई डिफेक्ट है, इन सबको डिटेक्ट किया जाए। इसके लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, जिनको हम अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं, उसे पास किया जाता है और ऐसे फॉल्टी रेल्स को डिटेक्ट किया जाता है और रिमूव किया जाता है। एंड देन जो हम ह्यूमन एरर की बात कर रहे थे, उसे कम से कम करने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम को यूज़ किया जाता है ताकि जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं या फिर जो सिग्नल्स हैं उनको एक सिस्टम बनाया जाए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके जो सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएं फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, सेंट्रल लोकेशन। इसके लिए जो मैनुअली जो ग्राउंड स्टाफ होता है वो अगर सिग्नल्स देता है, उसे यहाँ पे एलिमिनेट करके एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो है वो लाया जा रहा है। प्लस हमने जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग की बात की थी, इसे हम एलिमिनेट करना चाहते हैं। पूरी तरह से मिशन चल रहा है कि जितने भी अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हैं उनको क्लोज कर दिया जाए, उसे अपग्रेड किया जाए। वहाँ पे चाहे ब्रिज के नीचे से रोड निकाली जाए या फिर रेलवेज़ के लिए अपर हेड, ओवरहेड जो ब्रिजेस हैं वो बनाए जाएं, सबवेज बनाए जाएं, जिससे कि जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेट हो सके। इसके अलावा बहुत सी कमिटीज़ थी जिन्होंने रेलवे सेफ्टी को लेकर अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि काकोडकर कमेटी आई थी 2012 में, बिबेक देबरॉय कमेटी 2014 में आई थी और विनोद राय कमेटी 2015 में आई थी। इनकी मेजर रिकमेंडेशंस क्या रही हैं रेलवे सेफ्टीज़ के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसे आप और डिटेल में अपनी जो वीकेंड करंट अफेयर क्लासेस होती हैं वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये एक ब्रीफ आइडिया आपको रेलवे एक्सीडेंट्स, रेलवे सेफ्टी और रेलवे को लेकर हमारे पास क्या क्या इश्यूज़ हैं वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इंसिडेंट्स केरला के कोची के पास से रिपोर्ट हुआ, जहाँ पे एक प्रेयर कन्वेंशन के पास बॉम्ब ब्लास्ट हुए। इस पूरे केस को अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत बुक किया गया है एंड इसे एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसे प्रोब करेगी। अब यहाँ पे एनआईए से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग टेररिज्म, तो एनआईए हमारे पास एक सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसका मेन एम है इंडिया में टेररिज्म को काउंटर करना। उसकी एक मेन सेंट्रल एजेंसी कौन सी है? एनआईए। वो सभी ऑफेंसेस जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी को अफेक्ट करते हैं, उन सभी केसेस को कौन इन्वेस्टिगेट करता है? एनआईए। ना चाहे इसमें कोई फॉरेन स्टेट के साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हों, अच्छा, या फिर कहीं पे कोई एटॉमिक या न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करनी हो, कहीं कोई आर्म्स की, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, फेक करेंसी कहीं पे यूज़ हो रही है, अच्छा, हमारे बॉर्डर्स में कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, ऐसे सभी सभी इश्यूज़ जो हमारी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी को अफेक्ट करते हैं, इसे कौन इन्वेस्टिगेट करता है? एनआईए। वो सभी स्टैट्यूटरी लॉज जो कि इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाए गए हैं, उन सब ऑफेंसेस को कौन देखता है? एनआईए। एनआईए को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था
एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे वो ये है कि इंडिया की किसी भी स्टेट में अगर कोई टेरर से रिलेटेड क्राइम होता है तो उसे कौन इन्वेस्टिगेट करता है? NIA। और इसके लिए NIA को स्टेट से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर NIA को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बोल दे कि भाई आपने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना है, तो स्टेट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की प्रोक्लेमेशन के साथ ही NIA किसी भी स्टेट में टेरर से रिलेटेड क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में आपको पता होने चाहिए। Moving ahead, our next news article is related to Solomon Islands. It says Chinese party delegation visits Solomon Island. Well, इस न्यूज़ आर्टिकल से ज़्यादा हमने कुछ लिखना नहीं है, कुछ और नहीं देखना। मेन फोकस हमने रखना है सोलोमन आइलैंड्स के ऊपर। तो सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सो यहाँ पे आप दो मैप्स देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोलोमन आइलैंड्स पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। नाउ पैसिफिक ओशन में जब हम ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड पे देखते हैं, सो वी हैव सो मेनी स्मॉल आइलैंड्स ओवर देयर, स्मॉल आइलैंड नेशंस ओवर देयर, और उनमें से एक ऐसा ही कंट्री सोलोमन आइलैंड है। यहाँ पे एक आइलैंड का ग्रुप है जिसे हम कहते हैं मेलानेशिया, और मेलानेशिया में लाई करता है सोलोमन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल नॉर्थ में देयर इज अ आइलैंड कॉल्ड एज पैपुआ न्यू गिनिया, और इस पैपुआ न्यू गिनिया के बिल्कुल ईस्ट में आपको सोलोमन आइलैंड्स मिलेंगे। एक चीज़ और आपने यहाँ पे नोटिस करनी है कि क्या सोलोमन आइलैंड से इक्वेटर पास करता है? देन द आंसर इज़ नो। एज यू कैन क्लियरली सी, जो इक्वेटर है उसके बिल्कुल साउथ में सोलोमन आइलैंड्स लाई करते हैं। सो इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू सोलोमन आइलैंड्स। सिमिलरली इसी के बिल्कुल पास में इंटरनेशनल डेट लाइन है। ये तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं यू नो कि इंटरनेशनल डेट लाइन सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉडीज से पास करती है, ये किसी भी कंट्री से, किसी भी लैंड से पास नहीं करती, राइट? तो ये इसकी आप लोकेशन देखेंगे। देन सोलोमन आइलैंड्स की कैपिटल है होनाइरा। सोलोमन आइलैंड्स में ही एक आइलैंड है ग्वाडल कनाल आइलैंड, वहाँ पे होनाइरा लोकेटेड है। मेनली मेलानेशियन पीपल सोलोमन आइलैंड को इन्हाबिट करते हैं। नेचर देखें इस आइलैंड का तो कुछ वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं मेनली, और साथ ही में कुछ कोरल आइलैंड्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं। सो बार बार सोलोमन आइलैंड्स न्यूज़ में रहता है US और चाइना के इन्फ्लुएंस को लेकर। तो वेल वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस नहीं की गई है। आपको यहाँ से मेनली आज सोलोमन आइलैंड की जो लोकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, एंड डू लोकेटेड इन योर एटलस एज वेल। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल स्टडी से रिलेटेड है। तो एक दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक है काउंसिल फॉर एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर। इन्होंने अपनी स्टडी रिलीज़ की है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ कितना कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन करने वाले हैं उसकी प्रोजेक्ट्री यहाँ पे बताई गई है। ना बहुत जल्द COP28 होने वाला है ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि नवंबर दिसंबर में दुबई में होने वाला है। ना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने NDCs दिए होते हैं। NDCs क्या होते हैं? नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए वो क्या क्या कमिटमेंट्स कर रहे हैं, किस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन को कट करेंगे, उसे लेकर हर एक कंट्री ने अपना गोल बनाया होता है जिसे कहा जाता है NDC, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है जी। अब ये जो स्टडी है इसमें ये रिवील किया गया है कि अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेजेंट हमारे पास जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसका 3/4 एमिटर कौन है? डेवलप्ड कंट्रीज़। तो प्रेजेंटली जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें मेजरली किसने कंट्रीब्यूट किया है? डेवलप्ड कंट्रीज़ ने ही किया है। इसके अलावा जिन्होंने अपने गोल्स दिए थे कि भाई 2030 तक हम इतना लिमिट कर देंगे हमारी एमिशन को, वो भी वो मीट नहीं कर पाएंगे। रैदर उस गोल से 38% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी, जिस तरह एज ऑफ नाउ वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आप टेबल यहाँ पे देख सकते हैं। US ने कहा है कि वो 50% लिमिट करेगा, 50% रिड्यूस करने का टारगेट था, लेकिन एज ऑफ नाउ लगता है कि सिर्फ 22% ही कर पाएंगे। रशिया ने 70% का टारगेट रखा, ये 48% पे पहुंच रहे हैं। तो जो मेजर हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, US, रशिया, यूरोपियन यूनियन, ये अपने टारगेट को ओवरशूट करने वाले हैं,
राइट यहाँ पे अच्छा चलो दो कंट्रीज़ की बात करते हैं, जापान और कजाकिस्तान की। जापान ने 46% का टारगेट रखा था और ये मोस्ट प्रोबेबली 45% तक पहुंच जाएंगे, और कजाकिस्तान ने 15% का टारगेट रखा था और ये 14% तक पहुंच जाएंगे। यही दो ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि 1% से अपने टारगेट को मिस करेंगे। हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो बेलारूस और नॉर्वे को छोड़कर और कोई डेवलप्ड कंट्री अपने 2030 के जो टारगेट है उसे मीट नहीं कर पाएगा। ये कुछ हमारे पास डाटा प्रोजेक्ट्री इंडिया के दिल्ली बेस्ड थिंक टैंक ने रिलीज़ की है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ 38% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और इमिट करने वाले हैं। लिमिट तो क्या ही करना था। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इजराइल गाज़ा वॉर से रिलेटेड है। हमने हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि अगर गाज़ा को किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पहुंचेगी तो उसका वन एंड ओनली सिंगल रूट है थ्रू इजिप्ट, क्योंकि अदरवाइज गाज़ा बाकी सब एरिया से इजराइल से घिरा हुआ है। सिर्फ एक रफ़ा क्रॉसिंग वाला एक एरिया ऐसा है जिसके थ्रू इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है वो वहाँ से गाज़ा स्ट्रिप को बॉर्डर करता है, और इसी रफ़ा क्रॉसिंग के थ्रू जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो गाज़ा में पहुँच सकती है। एंड इसी को लेकर इंडिया ने इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ भी डिस्कशन की कि जो वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी सिचुएशन चल रही है, ह्यूमैनिटेरियन एड को लेकर डिस्कशन इजिप्ट और इंडिया के बीच में हुई। 22 अक्टूबर को इंडिया ने गाज़ा की तरफ ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ भेजा था। इजिप्ट के एल इरिश एयर बेस से ये उम्मीद थी कि ये एड पहुंचेगी। हालांकि पैलेस्टीनियंस का ये कहना है कि ज़्यादा एड गाज़ा में आ नहीं पा रही है। मोस्ट ऑफ इट इज़ स्टक इनसाइड इजिप्ट ओनली, क्योंकि इजराइल उस एरिया में बहुत इंटेंसिव मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा है, जिसके चलते लगातार गाज़ा में फूड फ्यूल की जो शॉर्टेज है वो बरकरार है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।